एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो वैल्यू एडेड कोर्स है यानी कि वीएसी, उसका जो कोर्स का टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो चौथा यूनिट हमारा चल रहा था, उसमें आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन एलिजिबिलिटी एंड हेल्थ स्क्रीनिंग पर। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो ब्लड डोनेशन एलिजिबिलिटी एंड हेल्थ स्क्रीनिंग, ठीक, ये हमारे पास दो टॉपिक है। ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और उसकी हेल्थ स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या होता है। ठीक, तो कमेंट वाइज हम पढ़ लेते हैं, फिर हम उसका सारांश देख लेंगे क्या होता है। ब्लड डोनेशन इज अ सेफ सिंपल एक्ट वेयर यू गिव ब्लड टू सेव लाइफ। ठीक, एक बहुत ही सुरक्षित प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिसमें किसी एक हेल्दी व्यक्ति के ब्लड को किसी पेशेंट के लिए निकाला जाता है और उस पेशेंट को दिया जाता है। ठीक, तो जब आप ब्लड देते हो तो आप डोनर कहलाते हो और जिसके लिए ब्लड दिया जाता है वो रेसिपिएंट कहलाता है। ठीक, तो आप डोनर हैं और पेशेंट रेसिपिएंट है। इसमें डोनर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से पहले यानी कि ब्लड निकालने से पहले पूरी हेल्थ चेकअप की जाती है कि वास्तव में यह व्यक्ति ब्लड देने लायक है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्विंग ए क्विक स्क्रीनिंग, ए शॉर्ट डोनेशन प्रोसेस अराउंड 10 मिनट। अभी मैंने बोला कि आप अगर ब्लड देना चाहते हो तो ऐसे ही डायरेक्ट ब्लड कोई नहीं निकालता आपके बॉडी से, पहले चेकअप करते हैं। एक रूटीन चेकअप होता है, लगभग 10 मिनट का प्रोसेस होता है। इसमें आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपके ब्लड को निकाला जाएगा। एंड रिकवरी टाइम विद ऑप्शन लाइक होल ब्लड और कंपोनेंट डोनेशन, जैसे कि प्लेटलेट और प्लाज्मा, कि आप जब ब्लड दे देते हो तो फिर आपके बॉडी में रिकवरी कब होती है, कैसे होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ब्लड डोनेशन में क्या ब्लड डोनेट किया है। पूरा का पूरा ब्लड डोनेट किया है कि ब्लड के कुछ कंपोनेंट को डोनेट किया है, जैसे केवल प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, केवल ब्लड की प्लाज्मा दी जाती है। तो आपके बॉडी से क्या निकाला गया है, क्या पूरा ब्लड निकाला गया है, ब्लड मतलब पूरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा सब निकाला गया है, या केवल प्लेटलेट या केवल प्लाज्मा निकाला गया है, उसके हिसाब से आपके बॉडी में रिकवरी होगी। ठीक, और ये ब्लड देने वाले यानी कि ब्लड डोनर, जैसे ये डोनर है, मान लीजिए, देखिए आप, ये डोनर है। डोनर जब ब्लड दे रहा है तो इस डोनर को भी कुछ फायदे होते हैं। क्या होता है बोलने पर, इसमें फिर ब्लड बनने की प्रोसेस स्पीड हो जाती है। देख लेते हैं। बेनिफिशियल फॉर रेसिपिएंट नीडिंग सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट या इंजरी केयर, कि जो रेसिपिएंट जिसको ब्लड की जरूरत पड़ रही है वो कब कब उसको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि उसके बॉडी में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट में तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, या किसी प्रकार का इंजरी हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, ब्लड बह गया है, तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये उसके लिए है। एंड ऑफरिंग हेल्थ पर्क, पर्क मतलब बहुत ज्यादा तेजी आना हेल्थ में। ठीक, तो लाइक आयरन लेवल रेगुलेशन फॉर डोनर, कि जो डोनर होगा जिसने ब्लड दिया उसके शरीर के हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिया आयरन, कि यदि आपके बॉडी में आयरन की लेवल ज्यादा हो गई थी तो आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी आयरन की लेवल मेंटेन हो जाएगी। आपके ब्लड बनने का प्रोसेस धीरे हो गया था, अगर ब्लड डोनेट करते हो तो ब्लड बनने की प्रोसेस बढ़ जाएगी आपके बॉडी में। ठीक है, ये फायदे होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि वो मुख्य क्या क्या वो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पात्रता है जिसकी वजह से आप ब्लड दे पाओगे, और कौन कौन सी सीमाएं हैं और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं एक ब्लड डोनर के लिए जो होना चाहिए उनके शरीर में। क्या क्या, सबसे पहला एज, ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति जो ब्लड देना चाहता है, जो रक्तदान करना चाहता है, तो रक्तदान करने वाला व्यक्ति का उम्र
18 से लेकर के 65 साल का होना चाहिए, इसके बीच क्या होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ब्लड देना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र मतलब 18 साल तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम पहली बार ब्लड देने के लिए 60। जैसे मान लीजिए मैं ब्लड नहीं दिया हूं एक बार भी, तो मैं पहली बार ब्लड देना चाहता हूं, जब भी दूंगा तो पहली बार दूंगा, तो मैं वो मैक्सिमम कौन से ईयर तक दे सकता हूं, 60 साल तक, कि मेरे को जब 60 साल की उम्र हो जाएगी तब मैं ब्लड दे सकता हूं। यदि मुझे 61 या 62 साल हो गया और मैं एक बार भी ब्लड नहीं दिया हूं तो मैं नहीं दूंगा, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो कोई व्यक्ति पहली बार ब्लड देना चाहता है, कम से कम 18 साल तो है और मैक्सिमम 60 साल है पहली बार ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन अगर एक दो बार ब्लड दे चुका है तो उसके बाद वो 65 साल तक दे सकता है। जैसे मान लीजिए मैं पहली बार 58 साल की उम्र में ब्लड देता हूं, तो अगली मैं 61 साल की में दे सकता हूं, 62, 63, 64, 65 साल तक ब्लड डोनेट कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे कम उम्र क्या है 18 साल, मैक्सिमम उम्र क्या है 65 साल। लेकिन अगर पहली बार ब्लड डोनेट करना है, पहली बार ब्लड डोनेट का मैक्सिमम उम्र क्या है 60 साल। ठीक, वेट मिनिमम कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, 45 से 50 किलो का होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर यानी कि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो बहुत बेहतर है, कम से कम इतना होना चाहिए 12.5 ग्राम। ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स 100 to 180 सिस्टोलिक, जिसको आप क्या बोलते हो 120, अप्रोक्सीमेटली 120 mmHg। ठीक, इसको बोलते हो। और 50 to 100 डायस्टोलिक प्रेशर, ये 80, अप्रोक्सीमेटली 80 mmHg। तो इसलिए आप क्या कहते हो 120/80 mmHg। इतना ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो 100 से 180 सिस्टोलिक प्रेशर और 50 to 100 ये डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। पल्स क्या है, रेगुलर पल्स जो है 50 से 100 बीट पर मिनट, ये बीट पर मिनट है, ठीक है ना, ये बीट पर मिनट ये होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट भी होगा तो चलेगा। एक मिनट में 50 से लेकर 100 बार यदि पल्स चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना होगा चलेगा। अब हार्ट बीट की बात कर रहा हूं मैं, ये हार्ट बीट ही है, पल्स मतलब हार्ट बीट ही है। हम लोग मानते हैं कि 72 एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वही है 50 से 100 के बीच में 72 आता है। ठीक है, वही उसकी बात कर रहा है, 72 के आसपास होना चाहिए। अगला टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो, नॉर्मल यानी कि कितना 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। ए फेब्राइल बोल रहे, ए फेब्राइल मतलब बुखार नहीं होना चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए उसको, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला जनरल हेल्थ, फिजिकली एंड मेंटली फिट, नो कोल्ड, नो फीवर, नो सोर थ्रोट, मतलब शारीरिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति हो, दिमागी तौर पर स्वस्थ व्यक्ति हो, किसी प्रकार का उसको ठंडा ना हुआ हो, ठीक है, सर्दी ना हुआ हो, फीवर ना हुआ हो, गले में किसी प्रकार का खराश ना हुआ हो, गले में इन्फेक्शन ना हो। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का क्या देखा जाएगा, एज, दूसरा क्या देखा जाएगा उसकी वेट, ठीक है, अगला उसकी हीमोग्लोबिन, अगला क्या देखा जाएगा उसकी ब्लड प्रेशर, ये सब देखा जाता है। अगला उसकी हार्ट बीट यानी कि पल्स, अगला उसका टेम्परेचर, अगला उसका जनरल हेल्थ, ये सब होना चाहिए सही सही, तब जाके ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अभी हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब स्क्रीनिंग में आपके साथ क्या किया जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपके बॉडी का चेकअप किया जाएगा, तो क्या क्या करेंगे।
रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपके नाम का एंट्री करेंगे। क्वेश्चनर्स, आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन मेडिकल हिस्ट्री, आपको पूछा जाएगा कि आपको किसी प्रकार की कोई मेडिकल दिक्कत है क्या, स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या है क्या, कि शारीरिक कोई दिक्कत है क्या, किसी डॉक्टर से चेक करवाते हैं क्या, कोई दवाई लेते हैं, ये सब पूछेंगे। ट्रेवल, आप कहाँ से ट्रेवल करके आए हो, कैसे करके आए हो, दौड़ते दौड़ते आए हो, साइकिल चला के आए हो, बाइक में आए हो, कैसे करके आए हो, ये भी पूछेंगे। मेडिकेशन, किसी प्रकार की दवाई लेते हो क्या आप, ये पूछेंगे। एंड लाइफ स्टाइल टू आइडेंटिफाई रिस्क, आपकी जीवन शैली क्या, आप क्या खाते पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो या कोई दारू पीते हो, किसी प्रकार का ड्रग्स करते हो, ये सब पूछा जाएगा आपसे, आपको सही सही जवाब देना होगा। वाइटल साइंस चेक, ठीक, कुछ स्पेशल प्रकार की चेक किए जाएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, 120/80 के आसपास होना चाहिए। पल्स चेक किया जाएगा, वही 72 बीपीएम बीट पर मिनट होना चाहिए। एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि पर 100 ml ब्लड में ये होना चाहिए। ए स्मॉल ब्लड सैंपल फ्रॉम ए फिंगर प्रिक कंफर्म एडिक्वेट हीमोग्लोबिन, आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन है कि नहीं, यह पता करने के लिए आपके उंगली में, किसी उंगली को आपके मान लीजिए लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली के बगल की जो उंगली है वहां से पंचर करेंगे, थोड़ा सा ब्लड निकाल करके आप हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। अगला काउंसलिंग, ए नर्स और डॉक्टर डिस्कस योर आंसर फॉर सुइटेबिलिटी, आपने जो जो जवाब दिया उनके क्वेश्चन का, उसके ऊपर वो लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपका बॉडी का ब्लड पेशेंट के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, सुइटेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग होगी आपकी, ये लगभग वही 10 मिनट का समय लगेगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है कि आप किसी चीज को टालोगे। आप यदि ब्लड देने के लिए डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपके पूरे बॉडी का स्क्रीनिंग करने के बाद हो सकता है कि आपको टाल दे कि आप अभी कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या कभी जिंदगी में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो दो प्रकार से आपको बोल सकता है, तो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब कि डॉक्टर आपको ब्लड देने से मना करेंगे, वो जो मना करेंगे वो हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, तो टेम्परेरी मना करेंगे आपको, या फिर हमेशा के लिए मना कर देंगे कि आप किसी को कभी ब्लड मत देना, क्योंकि आपका ब्लड किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कब कब टेम्परेरी होता है, कब कब परमानेंट होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंट इलनेस या सर्जरी, सर्टेन वैक्सीनेशन लाइक रेबीज, सम मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स या ब्लड थिनर्स और ट्रेवल टू मलेरिया प्रोन एरियाज, यदि आपके शरीर में अभी अभी कुछ दिन पहले कमजोरी आई हुई थी, आपको चक्कर आया था, गिर गए थे, बॉटल लगा था, या आपके बॉडी में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, या किसी प्रकार का वैक्सीन लगाया हो, जैसे रेबीज का वैक्सीन, ठीक है, जो कुत्ते काटने पर लगाए जाते हैं, ठीक है। सम मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स आप लेते हो, या कुछ ब्लड को पतले करने वाले कुछ दवाइयां लेते हो, या आप किसी एक मलेरिया प्रोन एरिया से आए हो जहां पर बहुत ज्यादा मलेरिया होता है, आपको भी मलेरिया हुआ था, उस एरिया से आए हो, तो ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। बोला जा सकता है कि आप अभी 15 दिन या महीना भर या 2 महीना या 3 महीना ब्लड डोनेट मत करिए, क्योंकि आपका ब्लड अभी दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगला परमानेंट, किस प्रकार से मना किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी या सी, यदि आपके बॉडी में कभी हेपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हुआ है या हेपेटाइटिस सी वायरस का अटैक हुआ है, तो आपको मना किया जा सकता है हमेशा के लिए कि ब्लड डोनेट कभी भी मत करना, क्योंकि यह वायरस दूसरे के बॉडी में चला जाएगा। या एचआईवी हुआ है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो भी आपको मना किया जा सकता है, मना किया जाएगा कि किसी को ब्लड मत दो, क्योंकि ये ब्लड से फैलते हैं। सर्टेन कैंसर जैसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा ब्लड कैंसर है, ठीक,
अगर हुआ है तो भी मना किया जाएगा, परमानेंटली मना किया जाएगा, कभी कभी ब्लड मत देना। हाई रिस्क बिहेवियर, ये आपके ब्लड में कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो सकता है, तो इन सभी स्थिति में आपको हमेशा के लिए ब्लड डोनेशन से मना कर दिया जाएगा। तो ब्लड डोनेशन के लिए कब 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 मना किया जाता है? तो दो प्रकार से मना किया जा सकता है, या तो कुछ समय के लिए या तो हमेशा के लिए। कुछ समय के लिए मैं कब कब मना करते हैं बता चुका हूं, ये था, और हमेशा के लिए इसमें मना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्हाट यू गेट। आप ब्लड डोनेट करते हो तो डोनर को क्या फायदा होता है? ये फॉर डोनर, डोनर को क्या फायदा, ब्लड देने वाले को क्या फायदा हुआ? तो ब्लड प्रेशर रीडिंग, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हो फ्री में। पल्स रेट, अब आपका पल्स रेट चेक कर लेते हो फ्री में। हीमोग्लोबिन कितना है पता कर लेते हो, बॉडी टेम्परेचर पता कर लेते हो। ये सब फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। जो डोनर होता है उसका ये सब फ्री में चेकअप होता है। अगला, इंप्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यदि आप ब्लड देते हो तो थोड़ी सी ब्लड आपके बॉडी में जैसे कमी हुई, आपके बॉडी में कितना ब्लड है उसके हिसाब से कितना ब्लड निकालना चाहिए और डॉक्टर लोग बता देंगे आपको। ठीक, तो आपके बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट और आपके जो वैस्कुलर सिस्टम है, परिवहन तंत्र है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है और बहुत बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ आयरन ओवरलोड, यदि आपके ब्लड में आयरन की मात्रा ज्यादा हो गई थी तो अब यदि ब्लड डोनेट करते हो तो आयरन लेवल मेंटेन हो जाएगी। स्टिमुलेट्स न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन, आपके ब्लड बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगला, पोटेंशियल कैलोरी बर्न, यदि आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके जितने भी कैलोरी जमा हुए हैं आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिसकी वजह से आप मोटे हो गए हो, और जल्दी बर्न हो जाएगा तो आप धीरे धीरे स्लिम होते जाएंगे। अगला, इनहांस्ड इमोशनल वेलबींग, ब्लड डोने के बाद, ब्लड डोनेट करने के बाद, ब्लड यानी कि रक्तदान करने के पश्चात आपके मन में एक आंतरिक आत्मीय संतुष्टि का आपको आभास होगा, अनुभव होगा। आपको लगेगा कि मैंने ब्लड डोनेट करके किसी की जीवन बचाई, किसी की जिंदगी बचाई है। वो फीलिंग आपको किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। वो आपको अलग ही महसूस होगा कि मेरी वजह से किसी की जान बची है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अपने आप को खुशनुमा महसूस करेंगे, बहुत किस्मत वाला महसूस करेंगे कि हमने किसी की जान बचाया है। ठीक, नोट में क्या देखिए, ऑलवेज इन्फॉर्म द ब्लड बैंक स्टाफ ऑफ एनी हेल्थ कंसर्न और मेडिकेशन यू आर टेकिंग फॉर एन एक्यूरेट असेसमेंट। ब्लड जब भी डोनेट करते हैं उसके पहले आप पूरी तरीके से आपके डॉक्टर को वो सब चीज बता दीजिए जो आप अभी कुछ दिन पहले या बहुत दिन पहले से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो, या किसी प्रकार की दवाई लेते हो, या किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज आपको है, किसी प्रकार की दिक्कत है, शारीरिक कोई परेशानी है, वो सब चीज आप डॉक्टर को बता दीजिए। अगर आप नहीं बताते हैं, आपका ब्लड किसी पेशेंट के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो वो व्यक्ति भी उसी से ग्रसित हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से पूरे पूरे आपके बॉडी के हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है और इसके लिए हेल्थ स्क्रीनिंग क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, और वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।